हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में करा रही थी, उसमें मैंने आपको लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था वो था आपका शंकु व बेलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका शंकु व बेलन, क्योंकि वहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, जिसमें आपका सीधे सीधे शंकु या बेलन का आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये निकलवाते हैं। सूत्रों पर आधारित आपके वो क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से तैयार कर लो, सूत्र को लर्न कर लीजिएगा, एक आध बार प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की, आराम से हो जाएंगे और वहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज आपका नया टॉपिक यानी कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो है द्विघात एवं रेखीय समीकरण। ये आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ के आए हुए हैं, एक बार इनको फटाफट से देख लेते हैं कि भाई रेखीय समीकरण क्या होते हैं। तो रेखीय समीकरण की बात होगी, वहाँ पर उस समीकरण में एक चर होगा। क्या होगा? एक चर होगा और उस पर मैक्सिमम पावर कितनी लगी होगी? एक लगी होगी। कितनी लगी होगी? एक लगी होगी। अब ये चर और अचर क्या होते हैं, तो इन चर और अचर को समझो यहाँ पर कि चर क्या है और ये अचर क्या होते हैं। चर का मतलब है कि आप जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं मैथ्स में, कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो एक्स, वाई, जेड इनका यूज़ करते हैं, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, ए, बी और सी का यूज़ करते हैं, पी, क्यू, आर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट का हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, ये किसी निश्चित मान के लिए ही उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब मान लीजिए उस समीकरण में जो पावर होंगी उसकी वजह से एक्स के मान अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अचर क्या होते हैं? अचर का मान होता है निश्चित, जैसे 1 हो गया, 4, 9, 7, 2, ये निश्चित मान है, यानी कि ये क्या है? कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट भी, और चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, चलिए। तो अब रेखीय समीकरण तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसकी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसे हो सकती है 3x + 1 = 4। कैसा समीकरण है ये? एक रेखीय समीकरण है। ये बात तो हो गई रेखीय समीकरण की, जिसमें एक चर होगा और उसकी घात भी कितनी? एक। ऐसे अगर दूसरा मैं आपको समीकरण लिखूं तो वो ऐसे हो सकता है 4y - 4 = 4। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, =4 हटा दो, ये कुछ और बना देती हूँ, 4 4 ज़्यादा ही हो गए इसमें। 4y - 3 = 5। तो ये भी क्या है? आपका एक रेखीय समीकरण है। अगर यहाँ पर हम द्विघात समीकरण की बात करें, तो द्विघात यानी कि 2 घात, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी होगी? 2 होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² + x - 1 = 0। कैसे समीकरण है? द्विघात समीकरण, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ऐसे और भी आपका बन सकता है x² + 5x + 6 = 0। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है। x की जगह हम y का यूज़ भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? y² + 5y + 6, तब भी क्या रहेगा? द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, द्विघात और रेखीय समीकरण क्लियर हो गए, चर और अचर आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? ये जो समीकरण है वो किस रूप में होंगे आपके? ये समीकरण होंगे x² = k के रूप में, और इन समीकरण का हमको हल ज्ञात करना है। ठीक है, जो इस रूप में लिखे होंगे इनका हल इसके बाद हम सीखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या है? x² = 36 को हल कीजिए। सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि हम क्वेश्चन को उतार लें। अब एक तरफ वर्ग है और एक तरफ तो वर्ग नहीं लगा है, तो हम क्या करें? दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें। क्या करें? दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा ना इसके ऊपर। तो यहाँ पर लगाइए √x² = यहाँ पर √36। तो x² से बाहर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? √6 × 6। बाहर क्या आएगा? तो बाहर आएगा 6। अब देखो, जब भी बाहर आप निकाल के लिखोगे, जब समीकरण का हल ज्ञात कर रहे हो, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप वर्गमूल से बाहर निकालेंगे मान को, तो उसको लिखेंगे हमेशा प्लस और माइनस के रूप में, यानी कि प्लस उसके नीचे माइनस और 6।
यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जो x हमारा चर यहाँ पर दिया था इसके दो मान हैं, एक मान है +6 और दूसरा मान है -6। ठीक है, क्या चीज़ समझ में आई कि जो हमारा चर था उस चर के दो मान है, एक मान है +6 और एक मान है -6। यानी कि अगर हम अपने समीकरण में x की जगह +6 रखेंगे तब भी वो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर देगा, और अगर हम -6 रखते हैं तब भी वो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जितने घात का समीकरण होता है, ठीक है, मैक्सिमम जितनी उसमें पावर होंगी उतने ही उसके हल निकलते हैं। जैसे x पे पावर यहाँ 2 है तो x के दो हल निकलेंगे, यानी कि x की दो वैल्यू निकलेंगी, और उन दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो LHS और RHS आपकी बराबर बराबर निकल आएंगी। x की पावर अगर 3 है तो वहाँ पर 3 वैल्यू निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 3 वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पर x की पावर कितनी थी? 2 थी ना, यहाँ कितनी थी? 2। तो देखो x के दो मान निकल आए, एक +6 और एक -6। हमेशा याद रखो जब वर्गमूल से आप निकालें बाहर तो +-6 रखें। ठीक है, वर्गमूल हालांकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वहाँ ये चीज़ मैंने क्यों नहीं बताई कि वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम प्रॉपर समीकरण के हल ज्ञात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये लास्ट में लिखना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ज़रूर लिख दीजिएगा, अतः x के हल x = +6 -6। अगला क्वेश्चन है कि x² -64 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर आ जाइए, x² 64 को पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा =64। दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे? वर्गमूल लेने पर। आप ज़रूर लिखिएगा इस लाइन को, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो आपका यहाँ आ जाएगा √x² = √64। ठीक है, अब क्या करेंगे? x² तो बाहर निकल आएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा x² से x बाहर आ जाएगा, =64 से क्या आएगा? इसको ऐसे लिख दो, 8 8 64, तो 8 8 आ जाएंगे। तो x = +-8, अतः x के मान बराबर क्या हो जाएंगे? +8, -8। बस एक स्टेप आपका बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, +-8 ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है x² = 50 को हल कीजिए। x² = 50 को हल करना है तो दोनों पक्षों में क्या ले लें? सीधे सीधे वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा? √x² = √50। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे? x² का जब लेंगे तो x तो बाहर निकल आया सीधे सीधे। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज x = 5 बाहर आएगा तो 5 √2 और लास्ट में क्या लगा दो? +-। तो आपका x के मान क्या बन गए? x का मान बन जाएगा एक +5√2 और दूसरा मान हो जाएगा -5√2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप वर्गमूल अगर ले रहे हैं तो इस चीज़ को इस तरीके से सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सीधे आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर x = और यहाँ पर भी x, वर्गमूल डायरेक्ट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल को हम जानते हैं। हम यहाँ पर अगला स्टेप रहेगा कि माना वर्ग की भुजा दी नहीं है तो हमको माननी पड़ेगी। माना वर्ग की भुजा बराबर कितनी? x मान लेते हैं। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा रही हूँ यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान रख देते हैं यहाँ पर, कितना है क्षेत्रफल? 100 बराबर x²। दोनों पक्षों में क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों भी जरूर लगाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ इसलिए कि दोनों पक्षों में
आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो जब वर्गमूल लेंगे तो आपको क्या लग जाएगा यहाँ, √100 इक्वल, डायरेक्ट लिख दो इसको x। अब देखो 100 को जब हम उसमें करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टेप x इक्वल √10 × 10 और x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस का 10। अब देखो भुजा -10 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकती, लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर फिर आपका काम रहेगा, चूंकि 3 बिंदी ऐसे लगाइए, चूंकि लंबाई या भुजा -10 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, ठीक है। अतः भुजा की लंबाई बराबर, अतः वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, प्लस की 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सभी का। लंबाई आ जाए चौड़ाई आ जाए, वो माइनस में तो होंगी ही नहीं, तो प्लस करके उनको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हॉल की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो गिवन है वो लिख लीजिएगा, कुछ तो दिए ही नहीं है, प्रश्नानुसार ही चलना पड़ेगा। हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो माना लंबाई बराबर, लंबाई यानी कि L इक्वल कितना है, x, तो उसकी जो चौड़ाई है b का मान कितना हो जाएगा, चौड़ाई b बन जाएगी यहाँ पर लंबाई की 3/4 यानी कि x की 3/4, तो हो जाएगी 3x/4, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे अपना सीधे सीधे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 768 यहाँ पर दिया है, लंबाई हमारी है क्या, x × चौड़ाई कितनी है, 3x/4। पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 768 × 4 बटे आ जाएंगे 3 इक्वल x का x में कितना हो जाएगा, x²। डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका 16 बन जाएगा, 3 पंजे 15, हासिल एक बचेगी और 3 छीक 18। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, 4 का गुणा कीजिए यहाँ पर, 4 छीक 24, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी कि 10 24 इक्वल x²। वर्गमूल ले लीजिए, चाहे आप वर्ग को पक्षांतर कर दो, कैसे भी कर लो, वर्गमूल लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा आपका किसके, x इक्वल √10 24। अब 10 24 भाई किसका वर्ग है, मुझको पता नहीं, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कौन सी विधि यूज़ करो, यहाँ पर भाग विधि बताई थी कि नहीं। तो भाग विधि में क्या करते थे, यहाँ पर मैं सॉल्व करी हूँ, 10 24 पीछे से 2 के पेयर बनाए, 10 24 पीछे से 2 के पेयर बना लिए। पहले पेयर में हम डिवाइड देंगे, कितने से जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 बार जा रहा है, 3 3 3 9 लिखेंगे, माइनस किया, यहाँ आ जाएगा 1, उतारा लेंगे पूरे पेयर का, 24 कितनी बार जा सकता है, और इसको ऐड करो, 3 3 कितने हो गए, 6 हो गया यहाँ पर। तो ये लगभग चला जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और यहाँ 2, यानी कि 32 निकल के आया, वो भी कैसा, ±32, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करनी थी, हमको चाहिए थी चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई निकालनी थी, लंबाई तो निकल आई, तो यहाँ पर लिखो, चूंकि लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक कभी नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हमारा जो L का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चला था, हाँ सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, B इक्वल हो जाएगी L की क्या थी, 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 × 3/4, 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, यानी कि B का मान निकल आया, चौड़ाई निकल आई 8 × 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गया सभी का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जितना भी आपके सेमेस्टर के क्वेश्चन देखे हैं, हल निकलवाने के साथ साथ वो आपसे गुणनखंड भी करवाते हैं, तो आपको गुणनखंड भी करने आने चाहिए। ये नहीं कि पहले पढ़ लिया तो भूल जाओ अब काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। 2016 में पूछा गया, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखे कि पहले वाले में भी स्क्वायर है, दूसरे वाले में भी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं आपका वर्गांतर वहाँ पर ज़रूर लग रहा होता है, तो वही यहाँ पर ज़रूर लग रहा है। तो कोशिश करिए कि पहले आप किस फॉर्म में इसको लेकर के आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। जिससे क्या है आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये बनेगा। तो जो ये वाले जो आपके लिखे हुए इनको किस रूप में लेके आओ, इस वाले रूप में लेकर के आओ। तो चलो लेकर के आते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को क्या लिख दें 3 ए और 49 को क्या लिख सकते हैं 7, तो 3a/7 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 2 और b की जगह b इसका स्क्वायर। अब एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके, तो बन जाएगा 3a/7 माइनस 2b और दूसरे ब्रैकेट में 3a/7 प्लस का b। ऐसे समझ लो इस पूरे को मैंने ए स्क्वायर बनाया था और इस पूरे स्क्वायर को मैंने क्या बना लिया बी स्क्वायर, और ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल 20 को हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था आपसे। सबसे पहला काम रहेगा कि इसको पक्षांतर करो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 20 मल्टीप्लाई 5, तो एक्स स्क्वायर 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर या वर्ग को पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा एक्स इक्वल √100, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दो वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल प्लस माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि हमको हल करने को बोला था समीकरण। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी और दोनों वैल्यू लिख दो एक बार, x इक्वल प्लस का 10 और x इक्वल माइनस का 10। ये सेटिस्फाई भी करेगा, देखो कैसे सेटिस्फाई करता है। चलो ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर x की जगह हम प्लस का 10 रखते हैं तो प्लस के 10 का स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ कितना है 20, 10 का स्क्वायर कितना 100/5 इक्वल 20। देखो काटेंगे कितना आ गया 20 इक्वल 20 आ गया दोनों पक्षों में। ऐसे ही आपको माइनस रख के भी मैं सेटिस्फाई करके दिखा देती हूँ। अगर हम माइनस का मान रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल 20। -10 का स्क्वायर कितना होगा 100 ही तो होगा, वो भी किसका प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना इसलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 100/5 इक्वल 20। डिवाइड करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 आ गया। सेम 20 इक्वल 20। तो देखो x के दोनों ही मानों से ये संतुष्ट होगा आपका दोनों पद, ठीक है। अगला आपका है 8th क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया था। 16x² माइनस 25 इक्वल 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर 16x² पक्षांतर कर दो, x को बस यहाँ छोड़ना, बाकी सारा पक्षांतर करो, तो वो हो जाएगा प्लस का 25 और x² हो जाएगा यहाँ पर 25/16। वर्गमूल ले सकते हैं आराम से, तो x² √25/16 यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x इक्वल 25 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 5 और 16 का लेंगे तो आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस का 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल प्लस का 5/4 कॉमा माइनस 5/4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि 2x² माइनस 83 को, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हल्का सा गड़बड़ हो गया है। ये क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 162 को हल कीजिए। इसको हल करना है, चलो भाई करते हैं। 2x² माइनस का 162,
माइनस 162 इक्वल 0। पक्षांतर करो 162 को तो 2x² इक्वल 162। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 162/2। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि एक्स स्क्वायर निकल के आ गया कितना 81। वर्गमूल लेने पर तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल अंडर रूट 81। क्या किया, वर्गमूल लिया हमने, ठीक, वर्गमूल लिया तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल अंडर रूट 9 तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस का 9। दिस इम्प्लाइज x के मान कौन कौन से हैं, एक है प्लस का 9 और दूसरा है माइनस का 9। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसके गुणनखंड आपको करके मुझे बताने हैं, ठीक है। फटाफट से इनके गुणनखंड निकाल के मुझे कमेंट में टाइप करिएगा। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, जितना हो सके लाइक करते रहा करो क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।